तो उसमें दूध का दूध पानी का पानी हो जाता, पता चल जाता कि इनकी हृदय गति से मृत्यु हुई है या इनको जहर दिया। हालांकि शास्त्री जी की पत्नी चाहती थी, ललिता शास्त्री, कि उनका पोस्टमार्टम हो, लेकिन वो सब होता उसके पहले आनन फानन जल्दी फल्दी शास्त्री जी का दाह संस्कार कर दिया गया। ये सब हुआ 1965 के उस पाकिस्तानी हमले में। अब जो समझौता हुआ, जिसको ताशकंद समझौता हम कहते हैं, जो 10 जनवरी 1966 को हुआ, उसमें शर्तें क्या थी जो शास्त्री जी को शायद स्वीकार्य नहीं थी, इसलिए वो बोल रहे थे कि सामने बैठकर समझौता हो। सबसे खतरनाक और गंदी शर्त उसमें ये थी कि भारत के सैनिकों ने जो जीता हुआ इलाका है वो बिना शर्त पाकिस्तान को वापस करना होगा। शास्त्री जी शायद ये चाहते थे, उनके मन में ये था कि हम लाहौर का इलाका पाकिस्तान को वापस करेंगे तब जब पाक ऑक्युपाइड कश्मीर हमको वापस मिल जाए तब। ये उनके मन में था। 26,000 वर्ग मील इलाका हमारा जो पाकिस्तान के कब्जे में है वो हम एक हाथ से लेंगे तो जीता हुआ लाहौर दूसरे हाथ से पाकिस्तान को देंगे, ये उनके मन में था। इसलिए वो कह रहे थे कि हम सामने बैठेंगे तो समझौता होगा। लेकिन समझौते की जो शर्त तय की गई उसमें पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के इलाके को भारत को वापस देने की कोई बात नहीं थी, बल्कि भारत ने जो जीता हुआ इलाका था वो सब पाकिस्तान को देने की बात थी। और निश्चित रूप से ये समझौते की शर्तें अमेरिका ने और पाकिस्तान के लोगों ने मिलकर तय की थी, क्योंकि अमेरिका कभी नहीं चाहता कि ये पाक ऑक्युपाइड कश्मीर का इलाका भारत को वापस मिले। अब क्यों नहीं चाहता ये बात मैं अभी थोड़ी देर के बाद बताऊंगा, लेकिन यहां संदर्भ आया इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि अमेरिकी सरकार और पाकिस्तान के बीच जो सांठगांठ हुई 1965 के समझौते के पहले, वो सांठगांठ का नतीजा ये था कि बिना जम्मू कश्मीर के इलाके को, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के इलाके को वापस लिए हुए अपना जीता हुआ सारा इलाका पाकिस्तान को वापस करना पड़ा। गिलगित का पूरा इलाका जो जीता वो वापस किया और लाहौर तक का इलाका जो जीता वो वापस किया। उस समय कुछ युद्ध में पाकिस्तानी सैनिकों को बंदी भी बनाया था, कुछ 1100-1200 सैनिक बंदी बनाए थे, वो भी वापस किए। मुझे इन सब की कोई तकलीफ नहीं। 1966 का जो समझौता मैंने पढ़ा उसमें कई बार मुझे लगता है कि शायद शास्त्री जी एक बात के लिए तैयार हो गए होंगे अंत में, जो उसमें आखिरी बात है कि पाकिस्तान ने फिर वायदा किया 1965 में कि हम भविष्य में फिर आक्रमण नहीं करेंगे। अभी ये समझौता हमारा अंतिम समझौता है, हम कभी भविष्य में आक्रमण नहीं करेंगे। शायद इसलिए तैयार हुए हों कि ये भविष्य में फिर आक्रमण करेगा, फिर तकलीफ करेगा, इसलिए शायद तैयार हुए हों। वैसी परिस्थिति में समझौता हुआ हो। अभी दुर्भाग्य यह है कि शास्त्री जी के साथ जो भी गए थे उस समझौता वार्ता में कोई अभी जिंदा नहीं, तो किसी से सही बात पूछें तो वो पता भी नहीं चल सकता। वो सब जा चुके हैं इस दुनिया से, तो पता भी नहीं चल सकता। वो सेक्रेटरी भी जिंदा नहीं है जो वहां पर उपलब्ध थे, वो मंत्री भी जिंदा नहीं है जो वहां पर गए हुए थे। तो सिर्फ अंदाजा लगा सकते हैं कि इस तरह से शायद कुछ हुआ होगा, लेकिन जो भी हुआ वो हमारे हित के विरुद्ध हुआ, हमारे हित के समर्थन में नहीं हुआ। लेकिन एक संतोष जरूर है मुझे कि 1965 के आक्रमण में कम से कम 1962 की स्थिति नहीं थी। 1962 में हमने गिरकर समझौता किया था, सामने से अमेरिका को अपील की थी, तब चीन के साथ हमारा समझौता हुआ था। 1965 में हम ऊपर थे और पाकिस्तान ने गिरकर हमसे समझौता किया था। परिस्थिति कम से कम इतनी बदली हुई तो थी। और 1965 के समझौते में कम से कम इतना तो था ही कि हमने कुछ नया इलाका अपना पाकिस्तान को या किसी को दिया नहीं था। 1962 की लड़ाई में तो 72,000 वर्ग मील चला गया, 1947 की लड़ाई में तो 26,000 वर्ग मील चला गया, लेकिन 1965 की लड़ाई में गया कुछ नहीं था अपनी गांठ का, अपनी जेब का। हाँ, लाल बहादुर शास्त्री जी चले गए, वो सबसे बड़ा नुकसान था इस देश का। और शास्त्री जी का जाना इस देश के लिए सबसे बड़ा नुकसान मैं क्यों मानता हूं, क्योंकि मेरी अपनी मान्यता में वो 50 साल के हिंदुस्तान के इतिहास में आजादी के बाद पहले प्रधानमंत्री थे जो न भूतो न भविष्य थे, माने न कभी हुए और न कभी होने की संभावना है। तो आप पूछेंगे ऐसी क्या खास बात थी उनमें? सबसे बड़ी बात थी शास्त्री जी के पूरे जीवन में वो उनकी सादगी। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री होते हुए भी
उनके पास सिर्फ 2 जोड़े कपड़े होते थे, एक को धोना सुखाना, दूसरे को पहनना। और हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री होने के बावजूद वो अपनी धोती को सिलकर पहन सकते थे अगर वो फट गई तो। माने उनकी धोती में अगर कहीं फट गया तो नई धोती खरीदने के बजाय उसी को सुई धागे से सिला और उसी को पहना। और जब ये सब शुरू हुआ था युद्ध 1965 में, तो युद्ध शुरू होते ही शास्त्री जी ने रेडियो पर एक भाषण दिया था हिंदुस्तान के लोगों को अपील करते हुए, और उन्होंने ये कहा था कि युद्ध शुरू हुआ है, इस युद्ध में पता नहीं देश का कितना संसाधन लगेगा, कितना पैसा लगेगा, ये भी नहीं मालूम कि ये युद्ध कब खत्म होगा, क्योंकि हमने नहीं शुरू किया है, दुश्मन ने हमारे ऊपर युद्ध थोपा है, अब उसका जवाब तो हमें देना ही है, लेकिन वीरता के पूर्वक, वीरता के साथ देना है, तो इसमें कुछ भी पैसे खर्च हो सकते हैं, संसाधन लग सकते हैं। तो लोगों से उन्होंने अपील की कि इस युद्ध में पैसा ज्यादा खर्च हो सकता है, इसलिए लोग अपने जीवन के फालतू खर्चे कटौती करें और वो खर्चों को या तो बचत के रूप में राष्ट्र के काम में लगाएं या सीधा सेना के लिए दान करें। तो उन्होंने ये अपील की कि आप अपने फालतू खर्चे कम करिए, खर्चे कम नहीं करिए, फालतू खर्चे, जो एक्स्ट्रा आपका बजट है अपने परिवार का वो कम करिए। जरूरी खर्चे तो करिए ही, लेकिन जो बेकार के खर्चे जिनको आप रोक सकते हैं उन्हें कम करिए, वो देश के काम आएंगे जरूरत के समय। तो शास्त्री जी ने जब ये अपील की लोगों से कि आप अपने जीवन का एक्स्ट्रा खर्च कम करिए, तो पहले उन्होंने अपने जीवन में उसे खुद किया, तब कहा रेडियो पर। और खुद कैसे किया उन्होंने? उनके घर में एक बाई आती थी उनके कपड़े धोने के लिए और उनके कमरे की सफाई करने के लिए, पोंछा झाड़ू लगाने। उस बाई को उन्होंने कहा कि अभी तुम कल से मत आना, क्योंकि मैं अपने फालतू खर्चे कम करना चाहता हूं। तो बाई ने कहा कि आपके कपड़े कौन धोएगा, झाड़ू पोछा कौन लगाएगा? उन्होंने कहा मैं खुद करूंगा। तो हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री अपने कपड़े खुद धोता और हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री अपनी बैठक के कमरे में खुद झाड़ू लगाता, मैं खुद करूंगा। उनके घर में एक अध्यापक आता था उनके बेटे को पढ़ाने के लिए, अंग्रेजी पढ़ाने के लिए। उनका एक बेटा अंग्रेजी में थोड़ा कमजोर था, तो उसको पढ़ाने के लिए एक अध्यापक आता था। तो अध्यापक ने कहा एक दिन कि आपने मुझे जाने के लिए बोल दिया, क्यों? तो शास्त्री जी ने कहा मुझे खर्चे कम करने, तो तुम नहीं आना। तो उसने कहा आपका बेटा अंग्रेजी में कमजोर है, फेल हो सकता। तो शास्त्री जी ने बड़े आसानी से जवाब दिया कि हिंदुस्तान के करोड़ों बच्चे अंग्रेजी में ही फेल होते, तो मेरा बेटा भी फेल हो जाए, इसमें आपको क्या तकलीफ? बहुत सहजता से उन्होंने कहा कि करोड़ों बच्चे हिंदुस्तान के अंग्रेजी में ही फेल होते, हिंदी में थोड़ी होंगे।